चलिए जी, आज बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स की। उससे पहले देख लेते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है? एक सिंगल ओनर। ठीक है, जब एक सिंगल ओनर बिजनेस करता है तो वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस होती हैं, यानी कि कैपिटल उसके पास लिमिटेड होगी, स्किल उसके पास लिमिटेड होगी, जो बिज़नेस ग्रोथ करेगा वो भी उतना ज़्यादा नहीं कर पाएगा। और वहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ रिस्क क्या होता है? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। तो अगर लॉस हो गया तो वो भी उस अकेले पर्सन को ही झेलना पड़ेगा। तो इसलिए पार्टनरशिप की ज़रूरत पड़ी, यानी कि एक से ज़्यादा लोग मिलकर काम करेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा? पार्टनरशिप में क्या होगा? कम से कम दो, ठीक है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम के आगे हम लिमिट की बात करेंगे कि क्या होता है। तो डेफिनेशन की बात करते हैं पार्टनरशिप की। सेक्शन 4, ये सेक्शन 4 ज़रूर आप याद रखिएगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अंदर पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या है? पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स मिनिमम कितने होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे वो हम बात करेंगे, लेकिन मिनिमम तो 2 ही होंगे। देखिए, अकेला पर्सन है वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ही चला जाएगा। तो यानी कि कम से कम 2 हमें चाहिए ना पार्टनर, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, अब वो बिजनेस क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं। कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सभी, और या फिर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कई बार देखिए क्या हो जाता है कि मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं, उनमें से एक पार्टनर कहीं बाहर गया हुआ है, तो सिर्फ 2 पार्टनर ही एक टाइम पे अगर मान लीजिए फर्म में काम कर रहे हैं, कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन उनको लेना पड़ गया, तो जो 2 पार्टनर ने डिसीजन लिया मिलके, तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए सिर्फ वो 2 पार्टनर्स ही लायबल होंगे। जो थर्ड पार्टनर, जो कि डिसीजन के टाइम पे चाहे वो नहीं था वहाँ पर, लेकिन वो भी बाउंड होगा। तो मतलब क्या हुआ कि अगर एक भी पार्टनर डिसीजन लेता है फर्म के लिए या फर्म के बिहाफ पर, तो उसके लिए सभी के सभी पार्टनर्स बाउंड होंगे, चाहे जितने भी पार्टनर्स हों पार्टनरशिप फर्म में। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो हम बात करते हैं उसके बाद, एज़ पर रूल 10 ऑफ कंपनीज मिससेलेनियस एक्ट 2014। देखिए, जो मिनिमम है 2 पार्टनर्स होंगे, पहले बात कर चुके हैं, लेकिन जो मैक्सिमम पार्टनर्स हैं उसके बारे में पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ भी नहीं बताया गया कि कितने पार्टनर्स जो है मैक्सिमम हो सकते हैं। तो ये जो रूल आया गवर्नमेंट की तरफ से आया, और उसमें उन्होंने बताया कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पार्टनर्स हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 50। ठीक है जी, ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है? पार्टनरशिप डीड, और इसका दूसरा नाम क्या है? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है जी, अब ये पार्टनरशिप डीड क्या होता है? सिंपल सी बात है, अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड या फिर आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि पार्टनरशिप के बारे में जो भी होगा, जैसे फर्म का नेम हो गया, फर्म का एड्रेस हो गया, या पार्टनर्स का नेम हो गया, पार्टनर्स का एड्रेस हो गया, या अमाउंट ऑफ कैपिटल कितनी अमाउंट होगी हर पार्टनर की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, गुडविल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन उनको अपनी पार्टनरशिप के बारे में देनी है, वो सारी की सारी वो पार्टनरशिप डीड में लिख लेंगे। अब एक चीज़ और, जो पार्टनरशिप डीड है वो बनाना कंपलसरी नहीं है, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी है। लेकिन फिर भी अब देखिए, एक से ज़्यादा पर्सन जब साथ आएंगे तो उनका दिमाग भी अलग अलग तरफ दौड़ेगा। ठीक है, हर किसी का काम करने का तरीका भी अलग होगा, हर किसी के अंदर अलग अलग स्किल्स होंगी। तो अब कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े भी बढ़ेंगे, क्योंकि अलग अलग तरह उनका दिमाग चल रहा है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो लड़ाई झगड़े की पॉसिबिलिटी है वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए सही क्या रहेगा कि पार्टनरशिप डीड बनवा ही ली जाए। लेकिन कई बार पार्टनरशिप डीड नहीं बनवाई जाती, तो उस केस में क्या होगा? कुछ रूल्स ऐसे हैं जो कि एप्लीकेबल होंगे आपके पार्टनरशिप में,
चाहे आपने पार्टनरशिप डीड बनवाई हो, अगर बनवाई है तो फिर उसके एग्रीमेंट के अंदर ही लिख दोगे आप जो भी टर्म्स कंडीशंस होंगी। अगर नहीं बनाई तो कुछ रूल्स हैं वो आप फॉलो कर लीजिएगा। तो कौन कौन से रूल्स होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और याद भी रखिएगा। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ रूल्स दिए गए हैं इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट है इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जितने भी पार्टनर्स हैं, मान लीजिए 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं तो जितना भी प्रॉफिट होगा उसको वो इक्वली बांट लेंगे। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। फर्म्स जो है पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। तो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा तो मिलेगा, अगर नहीं लिखा होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़ आ जाती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन देगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है पार्टनर्स देंगे फर्म को। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई या उसमें कुछ भी प्रोविज़न ऐसा नहीं है तो वहाँ पे फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगी। उसके बाद आ जाता है सैलरी टू पार्टनर्स। किसी भी तरीके की कोई सैलरी। अब कई बार क्या होता है, मान लीजिए कोई पार्टनर है वो ओवर टाइम कर रहा है या ज़्यादा टाइम मतलब वो अपना पार्टनरशिप फर्म को दे रहा है, तो अब वो कहेगा कि मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए या मुझे कुछ कमीशन चाहिए, ठीक है। बट ऐसा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, ना किसी को सैलरी मिलेगी, ना किसी को बोनस मिलेगा, ना किसी को कमीशन मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा यानी कि अगर कोई भी पार्टनर फर्म को लोन देगा तो उस लोन के ऊपर जो फर्म है वो उस पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, अगर किसी और पार्टनर को, किसी नए पार्टनर को एडमिशन देना है हमने पार्टनरशिप में, यानी कि पार्टनरशिप में उसको भी एज अ पार्टनर हमने लेना है किसी नए पार्टनर को, किसी नए पर्सन को, तो क्या होगा, सभी के सभी जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे, जितने भी पहले से पार्टनर्स होंगे पार्टनरशिप फर्म में, सभी की कंसेंट, सभी की सहमति हमें चाहिए होगी। तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि एप्लीकेबल होंगे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जाती है। उसके बाद अब देखिए पार्टनरशिप फर्म के में कुछ अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं? देखिए अकाउंट्स तो और भी कई होते हैं, पर जो मेन है वो कौन से हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट 2 तरीके का होता है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ठीक है जी। उसके बाद तीसरा हो जाता है पार्टनर्स लोन अकाउंट। कुछ और भी होते हैं, वो हम जब साथ के साथ क्वेश्चंस करेंगे ना, साथ के साथ डिस्कस कर लेंगे। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है आपका, वो एक्सटेंशन होता है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। देखिए 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, जब आप क्या बनाते थे, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, उसके बाद आप क्या बनाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जब आप बनाते थे तो वहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था आपका, है ना। और जब फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो फिर वहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट निकलता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या होता था, सोल प्रोप्राइटरशिप की बात होती थी। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी नेट प्रॉफिट आ गया वो एक ही पर्सन का होता था, वो प्रॉफिट हुआ और वो प्रॉफिट अपना लेके चला गया। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होगा, पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स के बीच में बटेगा, है ना। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, बंटना। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसीलिए उसको प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन बोला गया है, क्योंकि जो प्रॉफिट हमारे पास आया, जो नेट प्रॉफिट हमारे पास आया प्रॉफिट एंड लॉस से, उसी को तो हम पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे, ठीक है। कोई किसी तीसरे पर्सन, कोई बाहर वाला पर्सन नहीं होगा, सिर्फ पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। देखिए एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ लिया है A, B और C, 3 पार्टनर्स हैं, तीनों इक्वल रेशो में अपने प्रॉफिट्स या लॉसेस को बांट रहे हैं,
ठीक है, 1:1:1। अब इनका तीनों का क्या हो गया, देखिए टोटल कितना हो गया, 1 1 1, टोटल 3। तो जो ए वाला 1 है 1/3, फिर बी वाला 1/3, फिर ऐसे सी 1/3, तीनों को इस रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस अपना बांटना है। तो मान लीजिए जो प्रॉफिट हुआ फर्म को, जो नेट प्रॉफिट आपका आया वो आपके पास 2 लाख रुपए आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा, ठीक है, क्या प्रोसेस होती है, थोड़ी सी पहले एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए, उसके बाद देखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, ईजी लगेगा फिर आपको। मान लीजिए 2 लाख रुपए प्रॉफिट है, अब इसमें कुछ सैलरी दे दी, सैलरी किसको, पार्टनर्स को, किसी बाहर वाले पर्सन को नहीं, पार्टनर्स को। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी किसको देंगे, पार्टनर्स को ही तो देंगे। ठीक है, मान लीजिए 30,000 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 40,000 हमने सैलरी दे दी। रिजर्व्स किसके पास रहेंगे, फर्म्स के पास। ठीक है, जो भी रिजर्व्स होंगे, मान लीजिए फ्यूचर एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन के लिए फर्म को चाहिए, तो वो रिजर्व फर्म के पास रहेंगे। बाकी जो इसमें से बच गया वो प्रॉफिट बच गया, यानी कि ये प्रॉफिट जो है वो डिविजिबल प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, और जो कि पार्टनर्स को उनके रेशो क्या था, 1:1:1, इस रेशो में हम उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को समझाने का मेरा एक तरीका था। बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो कैसे रहता है, कैसे काम इसमें होता है। तो देखिए पर्टिकुलर्स हमारे पास डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। तो जो ये प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए राइट साइड में, क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है ना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये कौन सा है, पता है कौन सा है प्रॉफिट है ये जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट निकाला था ना, पहले ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर आता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में, वहाँ पे हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं ना, वही नेट प्रॉफिट है ये, वही नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिखा हुआ है, और वही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। तो अब देखिए हमने समझा था पहले सैलरी, जो भी सैलरी पार्टनर्स की होगी, ABC XYZ जो भी पार्टनर्स हैं उनको सैलरी दे दी जाएगी। फिर कमीशन, अगर कुछ कमीशन देना है, कुछ बोनस उनको देना है, वो दे दिया जाएगा। फिर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनकी जो पार्टनर्स की कैपिटल है, अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ होगा कि पार्टनर्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट इतने % से दिया जाएगा, तो वो हम दे देंगे। ठीक है, और एक राइट साइड में आप देखिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट लिखा हुआ है। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो कौन देगा, पार्टनर्स देंगे, किसको देंगे, फर्म को देंगे। ठीक है जी। तो जो डेबिट साइड में सारे लिखी हुई हैं, सैलरीज, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये क्या है, ये फर्म्स के लिए एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं। ठीक है जी, तो ये फर्म पार्टनर्स को दे रही है। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है ये क्या है, ये फर्म के लिए इनकम है। ठीक है, ये पार्टनर्स फर्म को दे रही हैं। तो हम क्या करेंगे, जो बाकी का जो बचेगा वो प्रॉफिट, जो एक डिविजिबल प्रॉफिट होगा, ये हम कैपिटल अकाउंट्स हैं, ए का, बी का, सी का, ये जितने भी पार्टनर्स हैं उनके फिर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब आप बोलोगे कि ये जो सैलरी है, ये जो कमीशन है, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, या जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इनको कैलकुलेट कैसे करना है ना। तो भाई सारी की सारी बात करेंगे, आगे जो वीडियोस आएंगे उसमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम करेंगे, साथ के साथ वहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, कैसे इनको निकालना है, कैसे इनको यूज़ करना है, फिर कैसे प्रॉपर तरीके से ये फॉर्मेट दिया गया, इस फॉर्मेट के अंदर कैसे वैल्यूज़ को रख के फिर हमने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। पूरी बात करेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और आई होप आज का लेक्चर भी आपको समझ में आया हो, जो भी मैंने समझाने की कोशिश की हो। एंड थैंक यू।